चलिए हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर आरएस नॉमेनक्लेचर देख रहे थे। इसके पहले क्या क्या देख लिए थे? एलिन्स का, बाइफिनाइल्स का, ये सब देखे थे। एलिन्स का, बाइफिनाइल्स का, उसी स्पाइरेन, पॉलीस्पाइरेन, ये सब देख रहे थे। तो उसी ऑर्डर में हम लोग आगे चलेंगे। आरएस नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइपायरॉल, बाइनेफ्थॉल, एडमेंटेन डेरिवेटिव एंड अदर कंपाउंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आरएस नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइपायरॉल। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वेज डैश कैसे लेंगे। देखो ये इधर थोड़ा मोटा सा लाइन दिख रहा है, इसको हम वेज में मान लेंगे और इसके ऑपोजिट वाले को डैश में मान लेंगे। कई बार क्या करता है वो, कोई एक पार्ट को दिखाता है कि ये डैश है तो हम सामने वाले को वेज मान लेंगे। एक वेज को बस दिखा दिया तो हम उधर के वाले को क्या मान लेंगे? डैश मान लेंगे। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। अब ये ऊपर कौन आता है? वेज, COOH है और डैश में COCl है। और ये वेज हो गया, ये डैश हो गया। यहां पर खड़ा होके देखें हम लोग तो ये लेफ्ट में क्या आएगा? COSH आएगा और इधर क्या आएगा? CONH2। क्लियर यहां तक है ना? ये वेज का हो गया, ये डैश का हो गया, ये लेफ्ट का हो गया और ये राइट का हो गया। तो वेज डैश को पहले नंबर देते हैं हम लोग 1 2, है ना? तो इन दोनों में 1 किसको मिल जाएगा? इसको 1 और इसको 2, 3 4। कार्बोनाइल कार्बोनाइल कॉमन है, इसमें सल्फर बड़ा हो जाएगा तो 3 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा। अब 1 2 3 मूव करेंगे। 1 2 3 क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या आ जाएगा? ये S आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको? नहीं नहीं, ये नॉन कन्वेंशनल फिशर है। इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे कि 4th प्रायोरिटी का एटम अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हम रिजल्ट को रिवर्स करते हैं, ये सब नहीं करेंगे इसमें। यह हुआ आपका बाइपायरॉल। ऐसे ही कोई भी ग्रुप लगा के आपको दिया जा सकता है। हम लोग अभी जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो बिलोंग करते हैं कायरल एक्सिस से। इनमें जो केरलिटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, दिस इज ड्यू टू केरल एक्सिस। चलिए अब हम देखते हैं बाइनेप्थॉल्स। तो बाइनेप्थॉल में ये वेज दिख रहा है। वेज में क्या है? OH है ना? डैश में क्या है? इधर ये वाला पार्ट डैश में आ जाएगा तो ये CH है या C बोल दें, कार्बन है ना भाई? ये वेज में क्या दिख रहा है आपको? OH। डैश में इधर कुछ नहीं, मतलब कार्बन है, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसा। अब ये हो गया। अब हम देखेंगे ये वेज हो गया, डैश हो गया, और इधर हम लोग नहीं बनाए हैं, ये भी बनाना पड़ेगा। देखिए नेफ्थॉल है तो बाई नेफ्थॉल ऐसा रहेगा। तो ये राइट वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ये राइट वाला हो गया। लेफ्ट में फिर आ जाएगा कार्बन। 1 2 दे, 1 2 3 4, 1 2 3 मूव करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? S। हाँ हाँ कार्बन है, CH, डबल बॉन्ड CH। फिर अल्टरनेट मैनर में है तो मैं इसको कार्बन ही मान लिए। दोनों तरफ सेम है, बस ज्वाइंट हुआ है ना? तो ये वेज वाला पार्ट हो गया, ये डैश वाला पार्ट हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक, वेज डैश, और यहां से ये क्या हो गया? राइट, और ये लेफ्ट। ठीक, चलिए अब आते हैं एडमेंटेन डेरिवेटिव्स पे। अब आते हैं एडमेंटेन डेरिवेटिव। देखिएगा ध्यान से, ये वेज, ये डैश, और ये यहां खड़े होकर देखेंगे ये वेज हो गया, ये डैश हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ये राइट और ये लेफ्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 मूव करेंगे। 1 2 3 मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब आ जाएगा R।
वेज डैश राइट और ये लेफ्ट, क्या गया आर। चलिए बनाइए। हो गया, समझ आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत होगी तो बोलना मेरे को, है ना? चलिए अदर कंपाउंड्स में आते हैं। ये डैश का पार्ट दिख रहा है, मतलब ये क्या है? वेज। वेज में क्या है? कार्बोनाइल। डैश में क्या है? CH2 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 ऐसा है तो एक CH2 को मान लेते हैं। फिर राइट में क्या है? कार्बोनाइल। और इधर क्या है फिर? CH2। इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे। 1 2 3 मूव करना है, 1 2 3, 1 2 3। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ये डैश दिख रहा है मैडम आपको? ये अपोजिट साइड में होगा, वो उसका वेज हो जाएगा। मैं वही बोला ना कि मान लो इधर वेज दिखा दिया तो आपको उसके अपोजिट साइड को 180 डिग्री को मान के चलना है कि वो डैश वाला पार्ट है। डैश दे देगा तो आपको मान के चलना है कि वो वेज है। इधर आए, इसमें कैसे होगा? ये वेज वाला पार्ट है, क्या है? CH2 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 है, तो एक CH2 को ले लेते हैं, CH2 और CH2 ऐसे ही चैन है इसमें। डैश वाला पार्ट में क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH। अब हम आते हैं, ये वेज हो गया, ये डैश हो गया, ये वेज ये डैश। अब लेफ्ट में देखेंगे क्या आएगा? ये आएगा। यहां खड़े होकर देखेंगे ना, ये वेज ये डैश ये लेफ्ट ये राइट। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH। अब नंबरिंग देंगे, किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ है वो। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया S। ये सारे कंपाउंड्स हो गए आपके किसके? मॉलिक्यूल्स विथ कायरल एक्सिस। इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके कारण होती है? किरल एक्सिस के कारण। देखो एक्सिस हम क्या लगा रहे हैं, ये जो एक्सिस है ना, ये इसको मैं बोलूं कि इस पार्ट को यहां से हटा दो, ये पार्ट ही क्या काम कर रहा है? किरल एक्सिस का काम कर रहा है। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल कार्बन ही है मानो, अब इसमें बीच में ग्रुप घुसा दिए गए, इसके कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको मिल रही है। ऑनलाइन आवाज आ रहा है ना ऑनलाइन वालों को सबको? हाँ जी प्रियंका, कुछ बोल रहे हैं आप? सर आवाज आ रही है क्या? आ रही ना? यस सर आ रही है। ठीक है, चलिए
समझ आया भाई सबको? कोई तकलीफ है क्या इसमें बताइए, कोई तकलीफ है तो मेरे को, कहीं पे किसी को रिपीट करना है, कहीं पे नहीं समझ आया हो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, मिटा दें आप? मैडम हो गया, लिख ली? लास्ट वाला बच्चे वर्षा में। लास्ट वाला बस बच्चा है ना, उसको मिटा। चलिए आगे चलते हैं, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, RS configuration of ANSA compounds, RS configuration of ANSA compounds, paracyclophanes and ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। क्या देखेंगे हम लोग? RS configuration of ANSA compounds, paracyclophanes and ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। और फिर यहां नीचे लिख लेंगे, all molecules belongs to the chiral plane। All molecules belongs to the chiral plane या molecules with chiral plane। इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो किसके कारण होती है? कायरल प्लेन के कारण। इसके पहले जो हम लोग कंपाउंड देखे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके कारण होती है? कायरल एक्सिस के कारण होती है। तो अभी स्टेट लेवल में ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसे सीजी सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी है, नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ दिनों बाद या अप टू नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कितना वो आरएस पूछेगा, कॉमन जो आरएस है वो तो इवन आप जेई नीट में बोले, जेई मेंस एडवांस में आरएस नोमेनक्लेचर है। आप बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आप एमएससी में पढ़ते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं आरएस आएगा। तो आरएस वो तो सिंपल हो गया। मैं ये मानता हूं ये जो एडवांस लेवल का आरएस है, जो कि कायरल एक्सिस और कायरल प्लेन वाले मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि आएगा स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, और उसमें तो आता ही है, नेट में तो आता ही है। चलिए हो गया, ये लिख लिए हेडिंग आप लोग, इधर को मिटा दूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को पहचानने आना चाहिए कि ये ANSA कंपाउंड क्या होता है भैया। ANSA कंपाउंड क्या होता है देखते हैं ध्यान से, है ना। ANSA कंपाउंड में क्या होता है, नीचे एक बेंजीन रिंग रहता है ना, बाइफिनॉक्साइड टाइप का होता है, इधर भी फिनॉक्साइड है, इधर से भी फिनॉक्साइड है, मतलब ये क्यूनॉल टाइप का होता है। क्यूनॉल को हम हटा देते हैं उसके एच को, और क्या लगा देते हैं? पॉलीमेथिलीन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीमेथिलीन ब्रिज। ये ब्रिज क्या है? पॉलीमिथाइलिन ब्रिज। पॉलीमिथाइलिन ब्रिज। अब ये कंपाउंड है हमारा, कौन सा कंपाउंड है? ये ANSA कंपाउंड है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसी है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसमें तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव अभी नहीं है, इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे? तो देखिएगा ध्यान से, एक तो प्लेन आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, कैसे है देखिएगा ध्यान से। एक प्लेन में इसमें ऐसे लगा दूं, देखना ध्यान से, मैं इसको बीच से काट दूं,
ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक प्लेन कैसा है देखिएगा, इमेजिन करिएगा आप लोग ना, देखिएगा ये बेंजीन का रिंग है हेक्सागोन, ये दोनों ऑक्सीजन, और ऊपर में क्या गया है, एक रिंग गया है, ब्रिज गया है ना। तो ये ऐसा, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ऐसा ब्रिज गया है। तो एक प्लेन तो दिख रहा है ये। एक प्लेन क्या होगा, ये देखो हेक्सागोन है और ये ब्रिज गया है, तो ब्रिज को बीच से काटता हुआ ऐसे आएगा। मतलब ये है ना, इस ब्रिज को ऐसे काटता हुआ और ऑक्सीजन और इस लाइन से गुजरेगा प्लेन। तो उस प्लेन को मैं कैसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, देखिएगा ये इसको काटता हुआ, इस ऑक्सीजन को काटता हुआ, इस सबको पूरा काटता हुआ ये निकल जाएगा दो भाग में। तो ये दो प्लेन प्रेजेंट है यार, इसको सिग्मा 1 बोल दें, इसको सिग्मा 2 बोल दें, है ना। हाँ, एक जो है ऐसे रखे हैं ना, ऐसे जैसे कि फूलों की टोकरी होती है ना, ऐसे वही तो है सेम। मान ले वो टोकरी है, ऐसा है, टोकरी ऐसे पकड़े हैं। अब टोकरी को कितने तरीके से काट सकते हैं, एक तो बीच से काटेंगे तो आधा आधा हैंडल उसका आधा आधा होगा। फिर दूसरा प्लेन कैसे आएगा, दोनों को बराबर बराबर भाग में, हैंडल पूरा रहेगा लेकिन आधे भाग में बढ़ जाएगा, है ना भाई। कुछ पकड़े हैं ऐसा, तो बीच से, और ये ऐसा प्लेन दिखा आप लोगों को, दो प्लेन। अब यहां पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टू प्लेन्स प्रेजेंट, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे, टू प्लेन्स प्रेजेंट, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए अब मिटाएं इसको, हो गया। अब इसी में, अब ये सारे चीज को मैं साफ कर देता हूं, प्लेन्स वगैरह, या फ्रेश एग्जांपल एक बना देता हूं मैं। चलो देखो, अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, कहां से हम लोग कायरल सेंटर देखेंगे, इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है भाई, इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे ये देखिएगा आप लोग ध्यान से। नंबरिंग हमेशा, ये जो लूप बना है ना लूप, तो लूप वाले ऑक्सीजन जो है उसी को क्या देंगे, पहला नंबर। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर किसको देंगे, इस कार्बन को देंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कैसे मूव करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको हमेशा पहला नंबर देंगे, इस वाले कार्बन को दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, 1 2 3, ऐसे मूव करेंगे। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वो ये बताना चाह रहा है, ये यही जगह है जिसके कारण से ये मॉलिक्यूल कायरल हो जा रहा है। ये वही जगह है जिसके कारण से मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, कायरल हो जा रहा है। अगर हम ब्रोमीन को हटा दे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, और कर लेते हैं दो चार एग्जांपल्स इसके। एक मिनट इधर।
चलिए ये एग्जांपल देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, कैसे जा रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसमें देखिएगा 1 2 3, एक ऐसे जा रहे हैं, कैसे? 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? इसमें जिधर से ग्रुप जुड़ा है उसी बस का लेना है क्या आरएस? जैसे इस हाँ तरफ का हाँ, इस तरफ का जैसे ऑक्सीजन है उसका नहीं करना है। नहीं वो भी करना तो है, उधर नहीं कायरल। करना है। नहीं, हाँ। वो कायरल नहीं है। कायरल किस लिए है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां से डिस्टर्ब हो रही है वहीं से कायरल एक्टिविटी आ रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो उसी प्लेन, अच्छा। कायरल प्लेन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है? ठीक। हाँ ठीक है। अब कई मॉलिक्यूल में 2 कायरल प्लेन भी हो सकते हैं भाई, आपको नंबरिंग करके पूछेगा फिर वो। मान लो इसमें ये आर आ गया, ठीक है, अब एक और कायरल प्लेन इसमें हो सकता है। कैसे वो कायरल प्लेन होगा देखिएगा ध्यान से, और अलग से बना लीजिएगा ना इस एग्जांपल को। मतलब 2 का इधर कुछ भी जोड़ देते हैं, ब्रोमीन जोड़ दिया मान लो। अब नंबरिंग कर देते हैं यार, क्या हो जाएगा? 1 2 3, या यहां देखो, कोई तकलीफ नहीं, कहीं भी दो। 1 2 3, 1 2 और 3, कैसे जा रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पर क्या है? 2 कायरल प्लेन्स है, 2 कायरल प्लेन्स है। ये भी कायरल प्लेन है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये भी कायरल प्लेन है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 2 कायरल प्लेन वाला भी बना सकते हैं आप लोग। ये हुआ अंसा कंपाउंड। अब बात करते हैं पैरासाइक्लोफेन्स। इसमें भी क्या होता है? पॉलीमिथिलीन ब्रिज होता है। पॉलीमिथिलीन ब्रिज, जैसे कि हम लोग कोई ब्रेसलेट टाइप का पहनते हैं, ऊपर नीचे सेम है, दो दो पार्ट लगे हैं, जो लॉकेट टाइप का है, दो दो पार्ट है, और बीच में क्या है? उसका चेन। तो उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला प्लेन कैसे लग जाएगा देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा आप लोग, पहला प्लेन कैसे लगा सकते हैं हम लोग? ऐसे, ये प्लेन लगेगा, ये लग जाएगा। दूसरा प्लेन कैसे है देखिए भाई, ऊपर नीचे है ये, है ना? पहला प्लेन में दोनों को काट दिए हैं बीच से। अब हम लोग कैसे काटेंगे इसको? ऐसे काटेंगे, ये वाला प्लेन लग जाएगा। देखिए कि कैसे काटेंगे इसको, ये बीच से कटेंगे, और ये भी पूरा कटेगा कौन? पॉलीमिथिलीन ब्रिज 2 भागों में, ये ऐसा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। तो ये पैरासाइक्लोफेन है, जहां पर क्या है? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? ये मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना भाई? इसमें कोई भी कायरल प्लेन अभी आया नहीं है। लिख लेंगे क्या? 2 planes present, 2 planes present, hence optically inactive. 2 planes present, hence optically inactive. एक प्लेन और आ सकता है क्या? देखिएगा ध्यान से,
एक प्लेन कैसे आ सकता है? अगर दोनों का नंबर बराबर हो, दोनों का नंबर जो है बराबर हो। एक प्लेन तो ये लगेगा ही, और ये वाला जो प्लेन है देखो एक दूसरे, ये वाला ये था, ये प्लेन लग गया है। अब दूसरा जो प्लेन रहेगा ऐसे, वो कैसे लग रहा है? इन दोनों को ऐसे बीच से काट रहा है। तीसरा प्लेन कैसे लगेगा? इन दोनों के बीच से ऐसे, मतलब इन दोनों को कैसे काट देगा वो? बराबर से। तो हम क्या बोल देंगे इसको? सिग्मा 3। ये तब लगेगा, ये तब लगेगा जब दोनों तरफ किसका नंबर बराबर हो? मिथिलीन ब्रिज का नंबर बराबर हो। एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा तो ये वाला प्लेन नहीं लगेगा, लेकिन इसका नंबर कुछ भी हो वो दोनों प्लेन तो लगेंगे ही लगेंगे। इसमें 3 प्लेन है, इसमें क्या है? 3 प्लेन है ना, तो ये 3 प्लेन प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए करते हैं इसके एग्जांपल एक आध। कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें नंबरिंग में। ये जो चेन गया है ना, ये चेन, उसको 1 नंबर देंगे, इस कार्बन को 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे। 1 2 3। कैसे जा रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। आर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। ये जो चेन गया उसको 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3। कैसे जा रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एस। क्या हो जाएगा? एस। चलो आगे चलें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना? अब देखते हैं एक मॉलिक्यूल बच गया हमारा, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। क्या बचा? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। चलिए भैया, ये इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है।
अब नंबरिंग इसमें कैसे करते हैं देखना ध्यान से। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, एक ये बनाएंगे और एक इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें डबल बॉन्ड पीछे, इसमें डबल बॉन्ड क्या है जी, सामने है ना। इसमें डबल बॉन्ड क्या है, सामने। उसमें डबल बॉन्ड क्या है, पीछे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है भाई, दोनों ट्रांससाइक्लोऑक्टीन ही है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएगा। तो दोनों को पहले बनाइए, उसके बाद इसके स्टेटमेंट लिखाता हूं मैं आपको। चलिए, बन रहा है। हाँ हाँ, डायमंड से। चलिए, चलिएगा, लिखिएगा। Trans-cyclooctene is a non-planar molecule. Trans-cyclooctene is a non-planar molecule. Non-planar molecule. Carbon atoms having number. Carbon atoms having number 1, 2, 3, 8. Carbon atoms having number 1, 2, 3, 8 lies on the same plane. 1, 2, 3, 8. Carbon atoms having number 1, 2, 3, 8 lies on the same plane, and remaining atoms are non-planar, and remaining atoms are non-planar. नीचे से लिखेंगे लाइन फिर। In order to assign RS configuration in trans-cyclooctene, we will move from non-planar to planar part. We will move from
non-planar to planar part, non-planar to planar part if movement is clockwise, if movement is clockwise, then configuration is R. If movement is clockwise, then configuration is R, otherwise S. If movement is clockwise, then configuration is R, otherwise S. समझ गए? But the condition is double bond should lie, but the condition is double bond should lie away from the weaver. But the condition is double bond should lie away from the weaver, away from the weaver. मतलब ये डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे दिखना चाहिए, अवे फ्रॉम द वीवर दिख रहा है ना, और ये डबल बॉन्ड कैसा है, टुवर्ड्स द वीवर है ना, अवे फ्रॉम द वीवर. इफ इट लाइज टुवर्ड्स द वीवर, if it lies towards the weaver, if it lies towards the weaver, then answer will be reversed. If it lies towards the weaver, then answer will be reversed. चलिए भाई, तो हम जानते हैं क्या क्या, ये और ये पार्ट क्या है, ये सेम प्लेन में है और ये प्लेनर है, ये चारों कार्बन है एक प्लेन में. तो अपन को कहां से कहां जाना है, ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर पार्ट हो गया, ये प्लेनर है और ये प्लेनर है, ठीक है, और ये नॉन प्लेनर, ये दोनों कार्बन नॉन प्लेनर है. तो अपन क्या कर रहे हैं, नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर जा रहे हैं, नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर जा रहे हैं. कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो आर हो जाएगा. लेकिन डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द वीवर है क्या, है ना, डबल बॉन्ड कैसा है, टुवर्ड्स द वीवर है, इसलिए आंसर रिवर्स होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा. हम लोग नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द वीवर है, इसलिए आंसर को रिवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा. ऐसे ही देखना, यहां से भी निकालोगे तो वही आएगा. देखेंगे ये प्लेनर पार्ट है और ये सॉरी ये नॉन प्लेनर पार्ट है और ये प्लेनर पार्ट है. नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर जाओ तो क्या हो रहा है, आर, और डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द वीवर है, इसलिए हो जाएगा एस. इधर देखें, फिर बनाते हैं एक बार में. ये प्लेनर पार्ट है, कॉल आ रहा है, एक मिनट ना, मैं कनेक्ट
चलिए देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए इसमें देखते हैं ध्यान से, ये प्लेनर पार्ट है और ये नॉन प्लेनर है ना। तो ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर जाएंगे, नॉन प्लेनर से। अब देखो भैया, इस नॉन प्लेनर से इस प्लेनर में मत आना, जो जुड़े हैं एक दूसरे से वही जाना है ना रास्ते में। तो ये नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर आ रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, नॉन प्लेनर से प्लेनर आ रहे हैं, तो कैसे मुड़ रहे हैं? ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। इधर से भी निकालें, ये नॉन प्लेनर पार्ट है, ये नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आर। और डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द वीवर है, इसलिए यहां पर रिजल्ट को रिवर्स नहीं करें। आगे आप लोगों को समझ आ गया? सिंपल है ना? हेलो, जी एक बार रिपीट बोलिए। करना, एक बार रिपीट हाँ करना हाँ ना। ठीक है, हाँ कर रहा हूं। देखो इसमें क्या बोला हूं मैं, हम लोग 1 2 3 8, ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? सेम प्लेन में है, ये प्लेनर पार्ट है। 1 8 3 2 ये प्लेनर पार्ट है, और ये 4 5 6 7 ये है नॉन प्लेनर पार्ट। हम लोगों को मूव करना है नॉन प्लेनर पार्ट, 5 4 से 3 2 में मूव करना है ऐसे। तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? अगर घूम रहे हैं क्लॉकवाइज तो हो जाएगा आर, लेकिन डबल बॉन्ड कैसे होना चाहिए? अवे फ्रॉम द व्यूअर, जैसे इसमें है अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब पीछे की ओर है। इसमें डबल बॉन्ड सामने की ओर दिख रहा है, डबल बॉन्ड जहां कट गया मतलब वो क्या है? पीछे की ओर है। और डबल बॉन्ड जहां सामने दिख रहा है सॉलिड लाइन में, मतलब वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो हम लोग नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर जा रहे हैं, तो मूवमेंट क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, और डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसलिए हम रिजल्ट को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। क्लॉकवाइज है तो आर, और डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसलिए आर से क्या हो जाएगा? एस। ऐसा ही यहां पर नॉन प्लेनर से प्लेनर की पार्ट की ओर जा रहे हैं, तो मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर है, इसलिए रिजल्ट यहां पर रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चलो हाँ ठीक। मिटा दें। अब लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलिकल शेप मॉलिक्यूल। 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 चलो, हेलिकल शेप मतलब कैसे? ऐसे। चलिए हम क्या करेंगे, अपना आंख हम लोग कहां रखेंगे? यहां रखेंगे ऐसे, और इधर की ओर देखेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? आंख हम लोग यहां रखेंगे और इधर की ओर देखेंगे। तो इधर में देखो, आप लोग इधर ऐसे आ रहे हैं तो कैसे घूमते आए हैं? ऐसे। मेरा हाथ कैसे घूम रहा है देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? ये आर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पी या पॉजिटिव, या इसी को बोल देते हैं आर। इसमें आर एस उतना प्रोनाउंस नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। पी फॉर पॉजिटिव। मूवमेंट कैसे है?
क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। इधर देखो मूवमेंट कैसे हो जाएगा, एम हो जाएगा माइनस या नेगेटिव, ऐसे को बोल देते हैं एस। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, इनेंशियोमर है। क्या है ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। इसका एक एग्जांपल कराता हूं। ये कोई ग्रुप लगा रहेगा और ये ऐसा डैश टाइप का रहेगा ये। यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये हेलिकल टाइप दिख रहा है मॉलिक्यूल, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो हमेशा इसमें कैसे करना है, आपको वेज से डैश की ओर मूव करना है। किधर से किधर, हमेशा किधर से किधर, वेज से डैश की ओर मूव करना है। तो वेज से डैश की ओर हम मूव कर रहे हैं। ऐसे किधर जा रहा है मेरा पेन, वेज से डैश की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, हमेशा वेज से डैश की ओर। इसको बोल देंगे या प्लस पॉजिटिव, ऐसी को बोल देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन, सब टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ लिया। बना रहे हैं, इसको बना लीजिए। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आरएस नोमेनक्लेचर का पार्ट होता है पूरा। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग आगे चल के, देखते हैं क्या क्या। हाँ नहीं नहीं, सिमेट्री नहीं पढ़े आप, प्लेन बता दिया, प्लेन नहीं पढ़ा। हाँ, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक बार एक्सिस लगाते हैं, एक बार रोटेट कराते हैं, उसके परपेंडिकुलर में प्लेन लगाते हैं, फिर रोटेट कराते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एक्सिस है कोई भी, चाहे वो C2 हो, C3 हो या C4 हो,
कोई सा भी एक्सिस है, एक बार ऑपरेशन कराते हैं, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर में क्या लगाते हैं, प्लेन लगाते हैं, फिर एक बार रोटेट कराते हैं, फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे नहीं बोलते हैं। उसको ग्रुप थ्योरी में पढ़ाएंगे हम लोग, ग्रुप थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं। इसको मिटा दो, हो गया ना, चलिए। हेडिंग डालेंगे एसिमेट्री एंड किरेलिटी, हेडिंग डालेंगे एसिमेट्री एंड किरेलिटी। एसिमेट्री एंड किरेलिटी, चलिए लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट एसिमेट्री एंड किरेलिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे all molecules are optically active, all molecules are optically active all molecules are optically active, but reverse is not true, but reverse is not true, that means reverse is not true, that means all optically active molecules are optically active molecules are not asymmetric, not asymmetric, that means all optically active molecules are not asymmetric, these may be dissymmetric, these may be dissymmetric। चलिए अब मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तीन कैटेगरीज में बांट लेंगे, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सारे के सारे क्या रहेंगे, एब्सेंट। क्या रहेंगे, एब्सेंट। दूसरा जो कैटेगरी है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, प्लेन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या रहते हैं, एब्सेंट। क्या रहते हैं, एब्सेंट। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो रहता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहता है, प्रेजेंट। केवल एक्सिस हो कोई मॉलिक्यूल में तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिग्मा है, ये है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एसएन प्रेजेंट। क्या ये प्लेन हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये प्रेजेंट हो सकता है, कोई एक, दोनों या सभी। नहीं नहीं, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर से आई आया है, सी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई मॉलिक्यूल में है, बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। हाँ, एसएन जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में चाहे सिग्मा हो जाए, आई हो जाए, एसएन हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा, या सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल।
सिग्मा आर आई, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सा भी प्रेजेंट रह सकता है, कोई सा भी एब्सेंट, या तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ, या सब प्रेजेंट रहेगा, कोई भी प्रेजेंट रहेगा, कोई भी प्रेजेंट रहेगा तो सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। चाहे ये रहे, ये रहे, या ये रहे, या सभी रहे, कोई एक या सभी रहे। और इसमें सारे एलिमेंट्स एब्सेंट रहेंगे एसिमेट्रिक। तो मेरा जो पॉइंट लिखाने का मतलब क्या था कि जो मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इसमें मैंने लिखाया कि ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब सभी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसिमेट्रिक नहीं होंगे, वो डिसिमेट्रिक भी हो सकते हैं, मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी प्रेजेंट हो सकता है। मैम सर आपका स्क्रीन आ रहा है मैडम अब? कौन मैडम का आ रहा है सर आपके स्क्रीन में? अच्छा, ऐसा क्या? जी सर, जी सर। अब आया मेरा? नहीं सर अभी नहीं। किनका आ रहा है? प्रियंका ठाकुर मैडम का आ रहा है। चलिए मिटा दें इसको। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स मैं लिखाते जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका काम आएगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेवर possesses, optically active compounds never possesses plane of symmetry, center of symmetry. Optically active compounds never possesses plane of symmetry, center of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, and improper axis of symmetry. Plane of symmetry, center of symmetry, and improper axis of symmetry. But axis of symmetry, may or may not be present. But axis of symmetry may or may not be present. प्लेन, सेंटर और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कभी नहीं होगा, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी। अगर होगा तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक कहलाएगा और नहीं होगा तो एसिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कोरिलेटेड विथ, अगला पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कोरिलेटेड विथ optical activity is correlated with non-superimposability of the molecule. Optical activity is correlated with non-superimposability of the molecule on its mirror image, and this property is known as chirality.
and this property is known as chirality. This property is known as chirality. अगला पॉइंट लिखेंगे, chirality is the property of entire molecule. Chirality is the property of entire molecule. Chirality is the property of entire molecule. अगला पॉइंट लिखेंगे, chirality is the necessary and sufficient condition. Chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active. Chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active. For a molecule to be optically active, with two exceptions. With two exceptions. First, for molecule to be optically active, with two exceptions. दो exceptions हैं, अपवाद हैं इसके. फर्स्ट, pyramidal inversion. First, pyramidal inversion. Second, conformational enantiomerism. फर्स्ट है pyramidal inversion and second है conformational enantiomerism. फर्स्ट है pyramidal inversion और सेकंड है conformational enantiomerism. conformational enantiomerism. conformational enantiomerism. अगला पॉइंट लिखेंगे, chirality is induced in the molecule. Chirality is induced in the molecule by the following structural features. Chirality is induced in the molecules by following structural features. Chirality is induced in the molecules by following structural features. First, chiral center. First, chiral center, इसके कारण मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है. दूसरा, chiral axis. chiral center, chiral axis. Third, chiral plane. And fourth, helicity. तो चारों टाइप के मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने आरएस नॉमेनक्लेचर देखा, चाहे वो कायरल सेंटर हो, उसमें पहले आरएस सीखा, फिर कायरल एक्सिस वाले में सीखा, फिर कायरल प्लेन वाले में सीखा, फिर हेलिकल मॉलिक्यूल में सीखा. तो ये सारे जो कंडीशंस है, ये स्ट्रक्चरल फीचर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए, है ना. कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन से लगे हुए 4 ग्रुप का अलग अलग होना, और उस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर के बाद भी कोई प्लेन का ना लगना हमको उस मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है. कायरल सेंटर इज नॉट necessary condition for a molecule to be optically active if molecule possess plane of symmetry. है ना भाई. कायरल सेंटर है मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये श्योर नहीं है जब तक हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सब चेक ना कर ले, है ना. मैं मॉलिक्यूल इसीलिए तो 2 कैटेगरी बना दिया ना मैंने. मॉलिक्यूल विथ कायरल एक्सिस आर कौन से हैं, कौन से हैं मैडम? बाइफिनॉल, बाइनेप्थॉल, बाइपैरॉल और एलिन्स, स्पाइरेन. ये कंपाउंड्स कौन हैं? कायरल एक्सिस वाले हैं. एडामेंटेन डेरिवेटिव्स भी अभी पढ़ाया मैंने. फिर मॉलिक्यूल विद कायरल प्लेन में क्या क्या पढ़े हम लोग? अंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन एंड ट्रांससाइक्लोऑक्टेन. These molecules
belongs to the chiral plane, molecules with chiral plane। तो आपको वो ध्यान में रखना है, कायरल प्लेन में कौन कौन आ जाएंगे, ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, पैरासाइक्लोफेन्स एंड अंसा कंपाउंड, रिमेनिंग ऑल बिलोंग्स टू कायरल एक्सिस। एलिन्स, स्पाइरिन, बाइफिनाइल, बाइनेप्थॉल, बाइपायरॉल एंड एडामेंटेन डेरिवेटिव्स एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, समझ आया भैया सबको? चलिए अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चंस हैं भाई, एक एक नहीं कई कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको कोई पूछ दिया कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव किस कारण होता है, तो आपको बोलेगा, जैसे इंटरव्यू की बात है, आपको पूछ दिया कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसमें कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ। लेकिन आप पूछेगा फिर कायरल, वो तो बोलेगा नहीं नहीं और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं जिससे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तब आप क्या बोलेंगे, प्लेन, कायरल प्लेन हो सकता है, कायरल एक्सिस हो सकता है, हेलिकल हो सकता है मॉलिक्यूल का शेप, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर कायरल सेंटर ही नहीं, उस मॉलिक्यूल में कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन और हेलिसिटी कारण भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो कायरल सेंटर का होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है, उसके साथ और स्ट्रक्चरल फीचर्स भी हो सकते हैं। चलिए अगला लिखेंगे। if molecule possesses if molecule possesses one chiral center if molecule possesses one chiral center if molecule possesses one chiral center then it is always optically active, then it is always optically active। if molecule possesses one chiral center then it is always optically active, then it is always optically active। किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है ना, वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कायरल सेंटर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं लगेगा। तो एक कायरल सेंटर है कोई मॉलिक्यूल में मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब हम क्या चेक करेंगे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, एक्टिव होगा ही होगा। अगला लिखेंगे, इफ मॉलिक्यूल possesses two or more than two chiral center, if molecule possesses two or more than two chiral centers, if molecule possesses two or more than two chiral centers, two or more than two chiral centers, then it may or may not be, then it may or may not be optically active, then it may or may not be optically active। मतलब दो से ज्यादा कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब चेक करना पड़ेगा यार। देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हैं, दो है भाई, ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आया? मीसोटार्ट्रिक एसिड है ना, हाँ जी, क्या होमोमर, हाँ जो इसका मिरर इमेज होगा वो होमोमर हो जाएगा। सेकेंड में, हाँ इसको देखेंगे।
इनएक्टिव। इस मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये इनएक्टिव और ये एक्टिव। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर is neither necessary, the presence of chiral center is neither necessary nor sufficient condition, the presence of chiral center is neither necessary nor sufficient condition for a molecule, the presence of chiral center is neither necessary nor sufficient condition for a molecule to be optically active, for a molecule to be optically active। हमने क्या पढ़ा था, कोई मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा हम लोग कब पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए अब क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि कोई मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस, ये सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना भाई। कोई मॉलिक्यूल में सब नहीं होना चाहिए। तो कायरल सेंटर होने से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें दो कायरल सेंटर है, प्लेन कुछ भी प्लेन नहीं है, एक्सिस लगता है इसमें, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, it is not necessary that, it is not necessary that, it is not necessary that chiral center will always be tetra coordinated, it is not necessary that chiral center always be tetra coordinated, it is not necessary that chiral center always be tetra coordinated, it may be tri coordinated, it may be tri coordinated, it may be tri coordinated। देखेंगे ध्यान से, ये क्या है भाई, अमीन है ना, तो अमीन क्या है, ट्राई कोऑर्डिनेटेड है। चौथा कोऑर्डिनेशन क्या है इसका, लोन पेयर। तो ये इसको बोलेंगे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या है, कायरल सेंटर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि अमीन में क्या पाया जाता है, पिरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है। अमीन में क्या पाया जाता है, पिरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये कायरल सेंटर है। तो दोनों क्या है, इनिशियल।
ना सॉल्व करना चालू करिए, उसमें ग्रुप में तो डला हुआ है और इसमें ऑनलाइन नॉलेज। ऐसे ही अमीन के जैसा फॉस्फीन भी सेम होता है ना, ये भी कायरल है भाई, है ना। जैसे कोई ग्रुप जुड़ जाता है इससे तो ये भी क्या है, कायरल है। और फॉस्फीन में पिरामिडल इन्वर्जन नहीं पाया जाता भैया, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उस अमीन में लिख लेना पिरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट फॉस्फीन में क्या है, कायरल सेंटर है, कोई प्लेन नहीं लग रहा है, ना पिरामिडल इन्वर्जन भी इसमें नहीं पाया जाता, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉस्फीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ट्राइएल्किल फॉस्फीन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ट्राइएल्किल फॉस्फीन्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, स्टीरियो सेंटर। हेडिंग डालेंगे स्टीरियो सेंटर। किसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर भैया, देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टीरियो सेंटर लिखेंगे, स्टीरियो सेंटर इज द साइट, स्टीरियो सेंटर is the site about which, stereo center is the site about which, stereo center is the site about which interchange of two groups, interchange of two groups, interchange of two groups gives new stereoisomers. Interchange of two groups gives new stereoisomers. New stereoisomers. चलिए भैया देखते हैं अब ध्यान से ना। इस मॉलिक्यूल में ये कायरल सेंटर है ना, सीसी कायरल सेंटर है क्या, 0। अब देखेंगे स्टीरियो सेंटर, क्या देखेंगे, स्टीरियो सेंटर। क्या इस कार्बन के ग्रुप को मैं एमी को यहां और एच को यहां ला दूं, एमी को ऊपर और एच को नीचे कर दूं तो नया आइसोमर मिलेगा क्या, मिलेगा ना। ये सिस है, इन दोनों में इंटरचेंज कर दें तो क्या मिलेगा, ट्रांस। तो ये एक स्टीरियो सेंटर हुआ ना। अब देखिए इधर इस कार्बन में भी मैं एमी को ऊपर एच को नीचे करूं तो भी मेरे को नया स्टीरियो आइसोमर मिलेगा ना। तो ये भी क्या है, स्टीरियो सेंटर। मतलब अगर एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन, दोनों कार्बन के दोनों ग्रुप को इंटरचेंज करने से, इसका इसी से और इसका इसी से इंटरचेंज करने से मेरे को क्या मिल रहा है, न्यू स्टीरियो आइसोमर। या बोले अगर दोनों कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है, क्या दे रहा है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है, दैट मींस वो स्टीरियो सेंटर में काउंट होंगे। कौन, दोनों कार्बन, है ना। दोनों कार्बन किस में काउंट होंगे, स्टीरियो सेंटर में। तो ये दो स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। और ये क्या है भाई, एक किरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे कट जाएगा। चलिए और देखते हैं मॉलिक्यूल। चलो भाई देखना, जिस डबल बॉन्ड से आपको ज्योमेट्रिकल मिलेगा वो स्टीरियो सेंटर होगा। एक मिनट ना, चलिए देखिए, क्या इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्योमेट्रिकल मिल रहा है? क्या मिल रहा है ना जी? इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्योमेट्रिकल मिल रहा है। एच एच अभी ट्रांस में है, ग्रुप को इंटरचेंज कर दे, सिस मिल जाएगा। तो यहां से स्टीरियो सेंटर मेरे को, कायरल सेंटर तो यहाँ है ही नहीं, कायरल सेंटर क्या है? 0 है। स्टीरियो सेंटर ये 2 हो गए, क्या ये स्टीरियो सेंटर है दोनों? इस डबल बॉन्ड से ज्योमेट्रिकल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? अरे ये 2 H सेम हो गए ना यार, तो स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा? 2। कैसा है मॉलिक्यूल? एक कायरल। एक आयरन। ठीक। आपको देखना है ऐसा डबल बॉन्ड जिससे हमको क्या मिले? ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिले। चलिए सॉल्व करें। इस डबल बॉन्ड से ज्योमेट्रिकल मिल रहा है, मिलेगा ना ज्योमेट्रिकल? मिलेगा ना सिस ट्रांस। एमी का पोजीशन को यहां कर दूं, एच को यहां कर दूं, तो ये एमी अभी इसके पोजीशन में क्या है? सिस है, इसके रिस्पेक्ट में। उल्टा कर दूं तो ट्रांस हो जाएगा। इस कार्बन से भी मिल रहा है, एक H ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप है। अब ये डबल बॉन्ड कैसा है? सिस। इस ग्रुप को नीचे ला दूं, क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये भी वैसी है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? 2 4 6 कितने स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे? कायरल सेंटर तो 0 है, 0। स्टीरियो सेंटर कितने हो जाएंगे? 6। 6 ये हो जाएगा एक कायरल। एक आयरन। ये देखो एक कायरल सेंटर है यहाँ पे। देखो कायरल सेंटर बोलेंगे कितना है? 1। स्टीरियो सेंटर भी कितना है? 1। सभी कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सभी स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते। ये क्या है भैया? ये कायरल है। ये क्या है? कायरल। इसमें देखेंगे कायरल सेंटर कितना है? 1 है। स्टीरियो सेंटर कितना है? ये देखेंगे। देखिए ध्यान से, इधर देखो, क्या ये डबल बॉन्ड से मेरे को ज्योमेट्रिकल मिलेगा?
मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? देखो ये एम और एच का पोजीशन चेंज होगा, हाँ, इधर से मिलेगा। अब इधर से जो दो ग्रुप लगे हैं, इधर वाला ग्रुप अलग है और इधर वाला ग्रुप अलग है, इसको पलट दो ना ऐसे, इस ग्रुप को उठा के यहां लगा दो, अलग कंपाउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भैया, अलग कंपाउंड मिलेगा यार, है ना। तो यहां पर स्टीरियो सेंटर 1, 2 और 3, कायरल सेंटर भी स्टीरियो सेंटर है और डबल बॉन्ड वाला जो जियोमेट्रिकल है वो भी स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा यहाँ? 3 हो जाएगा। और कंपाउंड कैसा है? कायरल है। कैसे कायरल है? क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। मिटा दें? हो गया? नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे। ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स, all chiral centers are stereo centers, are all chiral centers are stereo centers, but reverse is not true, but reverse is not true. All chiral centers are stereo centers, but reverse is not true because stereo center, because stereo center may be an atom of the multiple bond, stereo center may be an atom of the multiple bond, an atom of the multiple bond which can exhibit geometrical isomerism, which can exhibit geometrical isomerism. Repeat करूं, all chiral centers are stereo centers, but reverse is not true because stereo center may be an atom of the multiple bond which can exhibit geometrical isomerism. ठीक है? तो ये है कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर में अंतर, कि कायरल सेंटर है वो तो स्टीरियो सेंटर होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई डबल स्टीरियो सेंटर, सभी स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर होगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि स्टीरियो सेंटर तो मल्टीपल बॉन्ड का एक एटम भी हो सकता है, जिससे हमको क्या मिलता है? ज्योमेट्रिकल मिलता है। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए भाई, इस मॉलिक्यूल में देखते हैं कायरल सेंटर कितने हैं? 1, 2 और 3। कायरल सेंटर है 3, तो स्टीरियो सेंटर भी आंख बंद करके 3। अब क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जी हाँ बिल्कुल है। यहां से जो लग रहा है प्लेन, HBr को काटेगा, इनको मिरर इमेज बना देगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। और एग्जांपल मैं देता हूं बहुत सारा। बनाते जाइए। कितने कायरल सेंटर, कितने स्टीरियो सेंटर? एक कायरल की कायरल लिखना है। अब ये निकाल लिए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी निकाल लेंगे। कायरल होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव, एक कायरल होगा वो इनएक्टिव।
हाँ, ग्लूकोज ही तो है। 1 2 3 4 5 कैरियर सेंटर है बस। वो एकदम ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं बता रहा है, ये निकालना किसमें प्लेन तो होगा ही नहीं यार उसमें। ये अच्छा ये है क्या? प्लेन तो नहीं है। ये देखो इसको ऐसे सोचोगे ना, ऐसे मतलब ऐसे, उसमें सोचोगे ऊपर है ऊपर, नीचे है नीचे। सेम अगर ग्रुप लगा फ्री लगा सकते, हाँ सेम ग्रुप लगा होगा। ऊपर में OH लगा, नीचे H लगा, सब भी हाँ प्लेन लग जाएगा, नहीं लगेगा प्लेन। प्लेन हाँ ऐसे है तो प्लेन देखो, प्लेन जैसे मान लो के लिए बात अपन, ये OH है ना, OH सब नीचे तरफ OH OH है तो ये वाला प्लेन लगेगा, मान लो की बात OH OH ग्रुप इधर है तो, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ वही बोलो सर, ऊपर पूरा H है, हाँ नीचे OH है। हाँ तो वर्टिकल प्लेन एक जा सकता है जो OH OH को क्या बना दे, मिरर इमेज बना दे। हाँ बाकी दिक्कत नहीं है इसमें तो। अभी तो इसमें देख नहीं रहे हैं प्लेन व्लेन, आगे चल के देखेंगे। चलिए सॉल्व करिए ना। सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए ध्यान से इधर। इसमें क्या है, 1 2 3 4 कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर कितना है इसमें, 4 है। स्टीरियो सेंटर भी कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा ये, एक कायरल होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, है ना। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 5, तो कायरल सेंटर है 5, स्टीरियो सेंटर भी 5, और ये कैसा है, कायरल है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। फिर इधर देखिए भाई, ये डबल बॉन्ड क्या ज्योमेट्रिकल दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है ना। और स्टीरियो सेंटर क्या, ये कायरल सेंटर है क्या, है ना कायरल सेंटर, देखिए। और ये भी कायरल सेंटर है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप। तो कायरल सेंटर कितने हैं इसमें, 2 हैं। ये दोनों कायरल सेंटर है ना, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप कभी कायरल सेंटर नहीं होता है। और स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, कायरल सेंटर तो स्टीरियो सेंटर होगा ही, और ये डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है ही, ये 4 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, कायरल होगा भाई। कहां से प्लेन लगेगा, लगाओ, ये एमी है ना, ये वाला प्लेन लगा रहे थे क्या, तो एमी और एच एक दूसरे के मिरर इमेज कहां हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। चलिए इधर देखिए, इस कार्बन को देखो इवन नंबर में है तो क्या है, नॉन प्लेनर है ना। तो देखो इधर इस कार्बन से लगा जो ग्रुप है H और Cl को इंटरचेंज करें तो अलग कंपाउंड मिलेगा, मिलेगा ना। अब इस कार्बन पे आओ, ये कार्बन इधर है और ये कार्बन, इस रिंग को मैं पलट दूं ऐसे तो भी Cl ऊपर H यहां चले जाएगा। ऐसा ही इसके साथ करूं मैं, Cl को ऊपर H को नीचे, तो तीनों कार्बन में बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करने से, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वो करने से मेरे को अलग स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है। तो तीनों के तीनों जो सेंटर है वो कैसे हैं, स्टीरियो सेंटर है। कायरल सेंटर तो 0 आएगा, कायरल सेंटर है ही नहीं इसमें। कायरल सेंटर क्या है भैया, 0 है। स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा इसमें, 1 2 और 3 हो जाएगा। और ये कैसा है, कायरल है, पानी गिर रहा है। अब ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया। ऑड नंबर ऑफ रिंग मतलब क्या होता है, प्लेनर होता है। अब ये प्लेनर हो गया। अब ये प्लेनर हो गया जब, तो हम देखेंगे क्या ये ज्योमेट्रिकल दे रहा है,
ज्योमेट्रिकल दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल दे रहा है। अब जब ज्योमेट्रिकल दे रहा है ना तो नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कायरल सेंटर क्या हो जाएगा 0, स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा एक कायरल। एक कायरल क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है भाई प्लेनर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है। इधर देखते हैं कायरल सेंटर यहाँ पे क्या है 0 है। स्टीरियो सेंटर देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में ग्रुप को चेंज करने से, मान लो Cl ऊपर है, ये रिंग वाला पार्ट नीचे है, तो ये दोनों जगह से अपन को जियोमेट्रिकल मिल रहा है। 2 यहां से भी मिलेगा, 3 यहां से भी मिलेगा, 4 स्टीरियो सेंटर 4। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा एकाइरल हो जाएगा। क्यों, ये प्लेन लग रहा है, यहां से जाके यहां निकलने वाला। अब इसमें देखते हैं कायरल सेंटर है क्या, ये नहीं है। एक ग्रुप लगा H है, दूसरा ये तीसरा और चौथा तो सेम हो गया ना। कायरल सेंटर है क्या, नहीं है ये कायरल सेंटर। ऐसे ही देखो एक ग्रुप अलग H लगा है, वो दूसरा ग्रुप, तीसरा चौथा सेम, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। अब देखो इसको देखो यार, इसको देखो, एक H लगा है वो एक ग्रुप हो गया, इधर आए तो दूसरा, ये बॉन्ड तीसरा और ये चौथा डिफरेंट। क्या ये कायरल सेंटर है, जी हाँ बिल्कुल ये कायरल सेंटर है। ऐसे ही देखना एक Cl वाला ग्रुप और एक H, 2 हो गया, और ये तीसरा और ये चौथा, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। इसमें एक कार्बन के बाद ये आ रहा है, इसमें 1 2 3 कार्बन के बाद आ रहा है, तो ये भी कायरल सेंटर है ना। तो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा यहाँ 2, स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा, देखो इस कार्बन से ग्रुप को चेंज करेंगे तो होगा, यहां से भी चेंज होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, तो स्टीरियो सेंटर 4। और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा भाई, प्लेन वगैरह नहीं लग रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।